हेलो एवरीवन। चलो डायरेक्ट मटेरियल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसने कहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज टू सप्लाई हिज कस्टमर्स 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर ईयर. शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड एंड कैरिंग कॉस्ट अमाउंट्स टू 0.6 पर यूनिट. सेटअप कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹80. फाइंड ईओक्यू. चलो पहला पार्ट करो. ईओक्यू 2AO डिवाइड बाय C. 2 इंटू ए कितना है 600, O 80, कैरिंग कॉस्ट 60 पैसा. तो 2 इंटू 600 इंटू 80 डिवाइड बाय 60 पैसा अंडर रूट 400 यूनिट्स. ये आपका ईओक्यू आ गया. चलो सेकेंड पार्ट उसने कहा है रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है. अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट किस किस से मिलके बनती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. चलो फॉर्मूला बताओ. ए 600 डिवाइड बाय ईओक्यू 400 इंटू ओ 80. तो 120 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू 400 इंटू सी 60 पैसा. 120 रुपए की कैरिंग कॉस्ट. तो 240 रुपए की आपकी रेलेवेंट कॉस्ट. फिर थर्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू. ए है आपका 600, ईओक्यू है 400. 1.5 ऑर्डर्स. ठीक है, इसे राउंड ऑफ मत करना, 1.5 ही रहने देना इसे. और फोर्थ पार्ट, ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई पर ऑर्डर. ये मैं आपको बताता हूं क्या है. पता है ऑप्टिमम पीरियड ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है? मतलब आप एक ऑर्डर कितने टाइम के बाद आप प्लेस करोगे. मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पहले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में गैप कितने मंथ्स का होगा. मतलब ऑर्डर कितने कितने टाइम के बाद आप प्लेस करोगे. तो पता है मैं उसका तरीका आपको बताता हूं. मुझे बताओ मैं पूरे साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? 1.5 ऑर्डर्स. तो 1.5 ऑर्डर्स में प्लेस करूंगा पूरे साल में, यानी 12 मंथ्स में. तो एक ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा 12 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1, यानी आफ्टर एवरी 8 मंथ्स. तो हर 8 महीने के बाद हम एक ऑर्डर क्या करेंगे? प्लेस. इस 8 मंथ्स को हम कहते हैं पीरियड ऑफ सप्लाई. इसे हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ सप्लाई. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. ABC Limited produces a product which has a monthly demand of 52,000 units. The product requires a component X that is purchased at 15 per unit. For every finished product, 2 units of component X are required. Ordering cost is 350, carrying cost is 12%. Compute EOQ for component X. EOQ देखना जरा. फॉर्मूला है 2AO डिवाइड बाय C. ये देखोगे जरा सब 2 इंटू. पता है, एक बात सोच के देखो जरा. जो मैंने A बताया था ना, A का मतलब क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मार्केट से फिनिश्ड गुड्स खरीदेंगी या मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगी? रॉ मटेरियल खरीदेंगी ना. तो यहां पर जो ए है वो क्या आएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. और अगर आप फर्स्ट लाइन में पढ़ो ना, ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स. ये बताओ, ये डिमांड किसकी है? ये रॉ मटेरियल की डिमांड है? नहीं, ये फिनिश्ड गुड्स की डिमांड है. मुझे
रिक्वायरमेंट डिमांड किसकी चाहिए, रॉ मटेरियल की चाहिए कि 52,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमको कितना चाहिए होगा। अब एक बार बताओ, नीचे पढ़ो, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड। तो बताओ, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं, तो 52,000 को बनाने के लिए 1,04,000 केजी का रॉ मटेरियल लगेगा मंथली, क्योंकि ये जो 52,000 की डिमांड्स थी ना, ये भी मंथली डिमांड थी। तो 1,04,000 मंथली आया, तो पूरे साल का 12,48,000। देखो कैसे करेंगे, मुझे पहले बताओ, फिनिश गुड्स का एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल 2 यूनिट का, तो 52,000 यूनिट्स बनाने में 1,04,000 केजी का रॉ मटेरियल, ये तो मंथली आया, इंटू 12, ये पूरे साल का, इंटू ओ कितना है 350, कैरिंग कॉस्ट 12% ऑफ परचेज कॉस्ट 15, तो 2 इंटू 22030 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा सेकंड, इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। पता है जो आपका सप्लायर है वो क्या कह रहा है, सप्लायर कह रहा है कि आपका ऑर्डर का साइज 22030 नहीं होना चाहिए, आपके ऑर्डर का साइज 52,000 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। क्या बनाओगे अपने आप बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 2 कॉलम बनाओ, प्रेजेंट ऑर्डर साइज कितने यूनिट्स का 22030, और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज कितने यूनिट्स का 52,000। याद करो मैंने कहा था 3 कॉस्ट इंकर करते हो, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मुझे पहले ये बताओ, परचेज कॉस्ट दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, तो क्योंकि सेम रहती है परचेज कॉस्ट, तो क्या बन जाएगी, इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अब जब इररेलेवेंट ही है तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ए डिवाइड बाय EOQ इंटू ओ, करो चलो सॉल्व। ए है, ए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 52,000 इंटू 12,48,000 डिवाइड बाय EOQ 22030 इंटू ओ 350, 19,828 कर लो चाहे से, 19,828। ऐसी प्रपोज्ड केस में 12,48,000 डिवाइड बाय 52,000 इंटू 350, 8,400। चलो सेकंड कॉस्ट कौन सी इंकर करोगे, कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू EOQ इंटू सी, सॉल्व करो, हाफ इंटू EOQ 22030 इंटू सी कितना है, 15 रुपए का 12%, 1.8, 19,827। और यहां पर भी करो, हाफ इंटू 52,000 इंटू 1.8, 46,800। बस टोटल कर लेते हैं, 36655, और ये आ रहा है आपका 55,200। उसने कहा था एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को कितनी इंकर करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताओ, करंटली कंपनी इंकर कर रही है 36655, और अगर सप्लायर की बात मानी तो 55,200 इंकर करनी पड़ेगी। माइनस कर दे दोनों को, 18,545 की एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, इंकर करनी पड़ेगी। और थर्ड आता है
व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर सो दैट टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। उसने कहा है ये बताओ कंपनी को मिनिमम टू मिनिमम कितनी कैरिंग कॉस्ट इंकर करनी ही पड़ेगी ताकि टोटल कॉस्ट उसकी कम से कम रहे। मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कम कौन से लेवल पे होती है? ईओक्यू के लेवल पे टोटल कॉस्ट कम होती है ना। ये देखो, ये ईओक्यू का लेवल है, इस लेवल पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है। तो बताओ टोटल कॉस्ट को अगर मिनिमम रखना है तो कितनी कैरिंग कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी ही पड़ेगी? 19827 की कैरिंग कॉस्ट कंपनी को इंकर करनी पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 19827। लिख लेना, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर इज ₹19827। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब ना लास्ट में आओगे जरा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ना। A company manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 rupees per kg. Company incurs handling cost of 370 plus freight of 380 per order. याद रखना, हैंडलिंग कॉस्ट भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है और फ्रेट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता ही है। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 0.25 per kg per month. In addition, cost of working capital finance on the investment in inventory is 12 per kg per annum. अब नोटिस करो, कैरिंग कॉस्ट भी दो दे रखी है आपको। एक तो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 0.25 पर केजी पर मंथ। अच्छा, एक मंथ की 0.25 तो पूरे साल की 3 रुपए पर केजी। एक तो ये हो गई, और एक आपको और दे रखी है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानी इंटरेस्ट की कॉस्ट इज ₹12 पर केजी पर एनम। एक ये हो गई 12 रुपए की, तो 3 रुपए प्लस 12 रुपए 15 रुपए की कैरिंग कॉस्ट हो गई। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो फॉर्मूला लिखो, 2AO डिवाइड बाय C, 2 into, पहले मुझे बताओ A का मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो वो 1 लाख यूनिट्स आपको रॉ मटेरियल का नहीं दे रखा है, वो आपको दे रखा है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 1 लाख, मतलब फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स का है। अब पढ़ो, उसने कहा 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 यूनिट बनते हैं 1 kg में से। तो फिर बताओ 1 लाख यूनिट्स के लिए कितने केजी लगे होंगे? 1/2.5 इंटू 1 लाख। बताओ कितने केजी लगे होंगे? 40,000 केजी लगे होंगे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 केजी इंटू ओ बताओ, 370 की हैंडलिंग कॉस्ट, 380 की फ्रेट, 750 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। 3 रुपए की तो कैरिंग कॉस्ट थी प्लस 12 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट, वो भी कैरिंग कॉस्ट है तो 15 रुपए आ गया। 2 इंटू 40,000 इंटू 750, 2000 यूनिट्स ईओक्यू। ठीक है। अच्छा, सेकंड, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, ये बाद में करते हैं, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ए डिवाइड बाय ईओक्यू। ए है 40,000, ईओक्यू है 2,000, तो 20 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, मतलब
एक ऑर्डर कितने समय के बाद कंपनी प्लेस करेगी। तो मुझे एक बार बताओ, कंपनी ने 20 ऑर्डर प्लेस करे पूरे साल में, और सबसे लास्ट लाइन पर पूरे साल में 360 डेज का है, तो एक ऑर्डर प्लेस होगा आफ्टर एवरी 360 ओवर 20, 18 डेज। मतलब हर 18 दिनों के बाद एक ऑर्डर कंपनी क्या करेगी, प्लेस करेगी। ठीक है, सिंपल दोनों पार्ट थे। अब आओ थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट। इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated। चलो मेरी बात सुनना ध्यान से, सी पार्ट, ये समझने वाला केस है। पता है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरी एक बात सुनना। उसने कहा है इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब कंपनी ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे प्लेस करना चाहती है। तो एक बार बताओ, पूरे साल में कितने क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर ना। तो कंपनी हर क्वार्टर में एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती है। मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में आपको रिक्वायरमेंट कितने केजीज की थी, 40,000 केजी की थी, और आप 40,000 केजी मंगवा रहे हो 4 ऑर्डर्स में। तो इसका मतलब हर ऑर्डर का साइज कितना होगा, 10,000 यूनिट। चलो मेरे साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे। यहां पर लिखोगे प्रेजेंट ऑर्डर साइज कितना है, प्रेजेंट ऑर्डर साइज 2,000 यूनिट का, और प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स का। प्रपोज्ड ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स का। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा था आपको परचेज कॉस्ट क्योंकि दोनों केसेस में सेम रहती है तो वो तो क्या हो जाती है, इररेलेवेंट। और क्योंकि इररेलेवेंट है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट तब होती है जब दोनों केसेस में क्या हो, सेम। व्हाट इफ डिस्काउंट का केस हो। अगर डिस्काउंट का केस है ना तो परचेज कॉस्ट सेम नहीं होगी, वो वेरी करेगी, और क्योंकि वेरी कर रही है तो वो इररेलेवेंट नहीं होगी, फिर वो क्या बनेगी, रेलेवेंट। और रेलेवेंट है तो यहां पर लिखनी पड़ेगी। फिलहाल इसको छोड़ देना, ये बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट करो। परचेज कॉस्ट मुझे बताओ, पूरे साल में कितने केजी खरीदने हैं, 40,000 केजी खरीदने हैं। 1 केजी बताना कितने रुपए का है, 80 रुपीज का, तो 32 लाख का तो परचेज कॉस्ट आ गई। सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो बताओ फॉर्मूला, ए 40,000 डिवाइड बाय ईओक्यू 2,000 इंटू 750, 15,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा थर्ड कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू 2,000 इंटू सी 15, तो 15,000 की आपकी कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गई 32,30,000। ठीक है, अब इस केस पे आते हैं ध्यान से। अब मुझे बताओ, ऑर्डर का साइज 2,000 रखो या ऑर्डर का साइज 10,000 रखो, पूरे साल में तो 40,000 यूनिट ही खरीदने हैं ना। इनटू पढ़ना था, क्या निकालना था, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। उसने कहा हमें अपने सप्लायर से कितना परसेंटेज डिस्काउंट मांगना चाहिए। मतलब पता है क्या, डिस्काउंट का परसेंटेज क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा सुना, तो मैं एक काम करता हूं, परचेज कॉस्ट को x मान लेता हूं। फिर ये x क्या है, परचेज कॉस्ट पर केजी आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के बाद की परचेज कॉस्ट कितनी है, x। तो ये आ गया 40,000x। अच्छा अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, a 40,000 ईओक्यू
10,000, ओ 750, तो 3,000 आ गई। ऐसे कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू 10,000 इंटू सी 15, तो ये 75,000 आ गया। अच्छा अब सुनना, अब एक बार ना पूरा पढ़ो दोबारा। उसने कहा इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। मेरी एक बात सुनो जरा, मेरी एक बात सुनो। आपको यह बताना है कि हमें यानी कंपनी को सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए। कंपनी को सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए, यह हमें बताना है। तो पता है एक छोटी सी बात आपसे करूं, हमारा मोटिव जो होता है ना, प्राइमरी मोटिव, वो पता है क्या होता है? प्रॉफिट हो ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। यानी पता है मैं अपने सप्लायर से डिस्काउंट पता है कितना मांगूंगा? प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अपने सप्लायर से डिस्काउंट इतना मांगूंगा ताकि एटलीस्ट उतनी कॉस्ट इंकर करूं जितनी करंटली कर रहा था। भाई मैं इतना चाहता हूं कि इससे कम कॉस्ट इंकर नहीं हो रही कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कॉस्ट इंकर ना हो। मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं सप्लायर से इतना डिस्काउंट मांगूंगा ताकि टोटल कॉस्ट उतनी ही इंकर कर लूं जितना करंटली इंकर कर रहा था। अब सॉल्व करो। 40,000 x प्लस 78,000 इज इक्वल टू 32,30,000। तो x की वैल्यू देखो, 32,30,000 माइनस 78,000 डिवाइड बाय 40,000, 78.8। ये आपकी क्या आ गई बताओ? परचेज कॉस्ट पर केजी आफ्टर डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना था। अच्छा 80 रुपए की परचेज कॉस्ट थी, अब हो गई 78.8, तो 1.2 का डिस्काउंट डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो 1.5% का डिस्काउंट। इसका मतलब पता है आपको अपने सप्लायर से एटलीस्ट 1.5% का डिस्काउंट मांगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1.5% का डिस्काउंट मांगते हो ना, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।